मैं हमेशा ही अपना सेशन जब स्टार्ट करता हूं तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, कार्य कठिन है पर करने योग्य है। अगर करने योग्य है तो इसीलिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का सेशन, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा। कहते हैं, आवर मदर गेव बर्थ टू अस, आवर थॉट्स गिव बर्थ टू आवर डेस्टिनी। कितनी गहरी बात है। किसी की माँ, 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, लेकिन सबका तरीका, सबकी सोच, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, क्योंकि माँ पैदा कर सकती है, किस्मत नहीं बना सकती। उसी तरह से जो हमने अपनी लाइफ में करना है उस सबको हम शेप अप करेंगे। मैं आज का जो कार्यक्रम है अपनी लाइफ के साथ कुछ कुछ रिलेट करूंगा, कुछ कुछ दूसरी बातें करूंगा, उसी से शुरुआत करूंगा। मैं बीए पार्ट 2 का स्टूडेंट था लुधियाना में। जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हायर सेकेंडरी पार्ट 2 के बेसिस के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरी रिक्रूटमेंट हुआ। जब मेरे को स्टेट बैंक में मैं काम कर रहा था एसबीआई के साथ, तो हमारे पास कुछ ब्रोकर्स के अकाउंट थे। तो उन ब्रोकर्स में से कुछ लोगों के साथ दोस्ताना टाइप रिलेशन बने। तो उनमें से एक ब्रोकर ने मेरे को बोला कि भाई, आप लोग आपके बैंक के बाहर स्टेप्स के ऊपर शेयर्स के फॉर्म्स के ऊपर स्टैंप लगा के आपके बैंक के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। आप तो बैंक रोज आते हो, तो आप एक सब ब्रोकर कोड ले लो। सब ब्रोकर कोड लेके करना क्या है, उसके ऊपर स्टैंप लगानी है और बैंक के बाहर रख देने हैं। लोग अपने आप फॉर्म उठाएंगे, ड्राफ्ट लगाएंगे, जो बैंकर होगा वहां जाके एप्लीकेशन डिपॉजिट करवा देंगे। तो मैंने ऐसा ही किया। जब ऐसा किया, जिन लोगों को शेयर अलॉट हो जाते थे उसकी ब्रोकरेज जो है हमें आ जाती थी। तो मेरे को लगा कि ये तो धंधा ही बहुत बढ़िया है, जिसमें करना भी कुछ नहीं पड़ता, पैसे भी बहुत आते हैं। देन आई स्टार्टेड विद यूटीआई। फिर मैंने साथ में यूटीआई का काम स्टार्ट किया। यूटीआई में भी बहुत मजा आने लगा। 1987 में आई हैव डिसाइडेड कि मैं जॉब नहीं करूंगा, और 1987 में मैंने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए बैंक छोड़ दिया और इंडिपेंडेंट करियर अपना स्टार्ट किया। दैट वाज माय बिग डिसीजन। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो सबसे पहला जो मेरा एजेंसी था वो LIC के साथ बना। दैट टाइम आई वाज अनमैरिड और 88 में मेरी शादी हुई। उसके बाद जब मैंने LIC के साथ अपना करियर स्टार्ट किया तो 1996 में मैं पहली बार जोनल क्लब मेंबर बना। उसके बाद 1999 में मैं CM क्लब मेंबर बना। मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज नेक्स्ट। ये जो बात आज मैं कर रहा हूं व्हाट इज नेक्स्ट की, ये चीज जापान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। देन उसके बाद CM क्लब मेंबर रहा काफ़ी साल। तो 2013-14 में LIC ने गैलेक्सी क्लब अनाउंस कर दिया। तो उसके लिए भी 2 साल मुझे काम करके गैलेक्सी क्लब बनना था। देन आई बिकम गैलेक्सी क्लब मेंबर इन 2016। इसके बाद देन व्हाट इज नेक्स्ट। तो 2019 में मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बना। फिर उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, LIC ने नया क्लब अनाउंस कर दिया, एलीट क्लब, जिसकी मेंबरशिप सितंबर 2024 से स्टार्ट हुई है। नाउ आई एम एलीट क्लब मेंबर, जो LIC का एलीट क्लब मेंबर का फाउंडर ग्रुप है।
मैं फाउंडर मेंबर कहलाऊंगा जब तक इसमें मैं मेंबर रहूंगा। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा जापानीज़ के साथ जोड़ के देखना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में जो जापान है वो टेक्नोलॉजी में क्यों आगे है, जबकि 1942 में उनके ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा था, एक बार जापान हिल गया था, उसके बाद फिर जापान खड़ा हुआ। आज वो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांस क्यों है? उसका जो उन वहाँ के लोगों की सोच है वो सिर्फ यही है कि आज हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेक्निक में जो बना दिया वो ख़त्म हो गया, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है? ये जापानीज़ की सोच है। व्हाट इज़ नेक्स्ट? जो मेरे ऑफिस में आया है, मेरे पास काम लेके आया है, आपका मैंने काम कर दिया, अब इसके आगे बताओ और क्या है? व्हाट इज़ नेक्स्ट? और जो अगर मैं बात कहूँ जापानीज़ के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं वो क्या है, किसकी वजह से वो व्हाट इज़ नेक्स्ट आगे 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 पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है उनके स्ट्रॉन्ग एथिक वैल्यू। उसके बाद जो भी काम करते हैं उसमें क्वालिटी होती है। देन उसके बाद डेडिकेशन। कोई भी काम अगर हम डेडिकेट होकर करते हैं, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके काम को रुकावट बने। डेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट इज़ नेक्स्ट। उसको मैं अपनी MDRT की जर्नी के साथ जोड़ के आपके बताऊंगा व्हाट इज़ नेक्स्ट। एक तो मैंने अपने क्लब मेंबरशिप का आपको बताया, उसके बाद इसको मैं रिलेट करूंगा अपनी MDRT की जर्नी। दोस्तों, मैंने 1998 में MDRT के लिए क्वालिफाई किया था। वो पंजाब का पहला MDRT क्वालिफायर था। आज 26 साल हो गए। 26 साल से कंसिस्टेंसी है। कहते हैं कि एक ही गड्ढे में अगर बहुत देर तक पानी खड़ा रहे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। सिमिलरली अगर एक ही टारगेट को लेके आप पकड़ के चलते रहोगे तो चलते रहोगे, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। आप खुद उब जाओगे कि MDRT का क्या है, वो तो मैं हर साल करता हूँ। इसी तरह से कोई टाइम ऐसा था जब MDRT दिसंबर में जाके भाग भाग के पूरी होती थी। फिर एक ऐसा टाइम आया जब MDRT जून जुलाई में होने लग गई तो 1.5 MDRT हो जानी, 2 MDRT हो जानी। फिर एक टाइम ऐसा आया मार्च में ही होने लग गई। इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए 2013 में 2014 के लिए मैंने COT फर्स्ट टाइम किया। उसके बाद 3 साल लगातार COT करने के बाद मेरे को लगा व्हाट इज़ नेक्स्ट, इसके बाद क्या है। देन 2018 में 2019 के लिए मैंने टॉप ऑफ द टेबल किया। 19-20 2 साल टॉप ऑफ द टेबल। देन उसके बाद TOT से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। व्हाट इज़ नेक्स्ट? आई ट्राइड कि मैं डबल TOT कर पाऊँ। 2021 में 2022 के लिए एक ही ईयर में मैंने 13 MDRT किया एंड आई बिकम डबल TOT। 2022 में जो ऑल इंडिया रैंकिंग निकली MDRT की, ऑल इंडिया में आई वाज ऑन 12th रैंक इन ऑल इंडिया। उसके बाद अभी अगर मैं रीसेंट बात करूं, लास्ट ईयर जो हमारी मेगा माइंड शो था, उस मेगा माइंड शो में मैं आया नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं बीमार हो गया। बीमार होने के बाद मैं कोशिश की पर आ नहीं पाया। इवन देन लास्ट ईयर मैंने 2023 में
जो 2024 के लिए टीओटी मैंने किया उसमें मेरी नो एमडीआरटी थी, जबकि 3 महीने मैं घर से नहीं निकला, 3 महीने मैंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। इवन देन आई डिड 9 एमडीआरटी। जो लर्निंग की अगर मैं बात करूं, जब मैंने एसबीआई से अपना नाता तोड़ने के बारे में सोचा, दैट वाज माय टफ डिसीजन। इसमें एक चीज बड़ी क्लियर है कि जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे आप, तो आपको कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने टफ डिसीजन लिया। जब मैंने बैंक से बाहर निकल के एक एजेंसी करियर स्टार्ट किया, तो आई स्टार्टेड माय एजेंसी करियर ऑन साइकिल। मैंने साइकिल पे मार्केटिंग स्टार्ट की, और ना ही मेरे पास कोई मार्केटिंग की डिग्री थी, डिप्लोमा था, ना ही मेरे पास कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था। सिर्फ और सिर्फ मेरी विल पावर थी, जिसके बेसिस पे मैंने इतना हार्ड डिसीजन लिया और बिना दिशा के एक चौराहे पे खड़ा होकर के डिसाइड किया, और जिस दिशा में मेरा दिमाग मुझे लेके गया मैं उस दिशा में चल पड़ा। और उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि जो मेरी डेडिकेशन है, मेरी लॉयल्टी है, मेरी पेशेंस है, उसी की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। जिस लेवल पे भी हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन काम के मामले में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। व्हाट इज़ नेक्स्ट अभी भी चालू है। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, कहते किसी भी सफलता के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सफलता के ऊपर, सफलता का विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास कि मैं सफल होऊंगा। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप डेफिनेटली आप उस कार्य को कर पाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कल भी कुछ लोगों ने डिस्कस किया, हमारी लोगों के साथ जब 1-to-1 बातचीत हो रही है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें दिमाग में एक डर सा रहता है कि अब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में या इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होने वाला है। दोस्तों, एक बात बड़ी क्लियर है कि जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है वो रहेगी। इंश्योरेंस सेक्टर में जो चेंजेस आ रही हैं, चेंज इज़ ऑलवेज बेटर। कोई भी चेंज अगर आती है तो वो बेटरमेंट के लिए आती है, भले ही वो एडवाइज़र की बेटरमेंट हो या कस्टमर की बेटरमेंट हो या कंपनी की बेटरमेंट हो। वो विन विन सिचुएशन होती है। विन विन सिचुएशन में कभी भी 2 पार्टीज़ नहीं होती। विन विन सिचुएशन में कभी भी नोट करना, उसमें हमेशा 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व रहेंगी। अगर हम अपने धंधे की बात करें तो इसमें भी 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। वो विन विन सिचुएशन क्या है? सबसे पहला हमारा कस्टमर, देन हमारी कंपनी, उसके बाद हम हैं। कस्टमर बचेगा तो हमारी कंपनी बचेगी, कंपनी और कस्टमर दोनों बचेंगे तो हम बचेंगे। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। जो IRDA ने कहा है कि हमारे सरकार का भी यही विज़न है कि 2047 तक हर घर में लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। हमें उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए डिसहार्टेड नहीं होना, हमें करेज के साथ इस मिशन को आगे लेके जाना है। 2023 में इंश्योरेंस मार्केट की जो पेनिट्रेशन थी इंडिया में, वो GDP का सिर्फ 4% है। आप देखो कितना बड़ा मार्केट खाली है और कितनी बड़ी इंश्योरेंस सेक्टर में अभी कितनी बड़ी गुंजाइश है। इंडिया का अगर हम ऑल इंडिया वर्ल्ड लेवल पे अगर हम रैंक लेते हैं तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में इंडिया 25th रैंक पे आता है। तो हमारे अगर बात करें कि हमारी सरकार का विज़न है 2047 तक हम 100% लोगों के पास लेके जाएंगे, तो इट में भी फर्स्ट रैंक, इट में भी सेकंड रैंक। तो हमारे पास कितनी बड़ी गुंजाइश है और कितनी बड़ी मार्केट है काम करने के लिए। तो आई थिंक कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें करेज के साथ मार्केट में काम करना है।
स्कोप मार्केट में बहुत है। इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, उठो जागो रुको मत, उठो जागो रुको मत मंजिल हासिल करने तक। जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हो उस लक्ष्य में कभी भी डिस्करेज नहीं होना। कहते हैं कि कई बार क्या होता है, हम किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आधे रास्ते में जाकर के आदमी सोचता है अभी मैं नहीं जा पाऊंगा, यहीं से वापस चला जाऊं। तो क्या मतलब है इसका? हम आधा रास्ता गए, आधा रास्ता वापस आए, वही आधा रास्ता हम आगे जाने के लिए तय कर लेते तो हम अपनी मंजिल हासिल कर लेते। उठो जागो रुको मत मंजिल हासिल करने तक। दोस्तों, आधे रास्ते में कभी भी वापस नहीं आना। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं इमोशनल बटन। जहां तक हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इमोशनल तरीके से हमें सेलिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। हर आदमी जिसको लंबा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हम कहते हैं रियल स्टोरी विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपने कोई क्लेम दिलवाया, आपने किसी का रुका हुआ काम करवाया, किसी को क्लेम दिलवाया, उसकी फैमिली में कोई मुसीबत आ गई, वो क्लेम के पैसे उसके काम आए। ये सब चीज़ें जो हैं, ये इमोशनल लोगों को करके देखो। एक बड़ी क्लियर बात है, जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है वो अलग बात है। लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत कम लोग हैं जो आपके पास चल के आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो हमेशा आपको सेल करनी पड़ेगी, लोग बाय करने कम आते हैं। उसके लिए हमें कोशिश और डेडिकेशन की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, कार्य कठिन है पर करने योग्य है। कार्य कठिन है पर करने योग्य है, तभी तो हम आज इस लेवल पे बैठ के बात कर रहे हैं तो तभी कर रहे हैं ना। तो इसमें वही चीज़ें हैं जो हम सब करते हैं, जिसको कहते हैं फैमिली प्रोटेक्शन, ओल्ड एज प्रोविज़न, चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड बच्चे का गोल। ये सब चीज़ें हम करते हैं। मेरा सिर्फ एक बार आपको रिमाइंड करवाना मेरा मतलब था, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ये इमोशनल बटन्स जो हैं, जब तक हम बटन को पुश नहीं करते तो लाइट नहीं जलती। ये इमोशनल बटन भी उस कस्टमर के दिमाग में ये चीज़ लाने के लिए है कि लाइफ इंश्योरेंस के मायने क्या हैं। हमें डिफ्रेंशिएट करके उसको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी भी सुना देता हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारी प्रैक्टिकल है, चलो मैं प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ। प्रैक्टिकल, उसमें मेरा एक वीडियो भी बना था, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। एक बार क्या हुआ, मैं किसी क्लाइंट की ना, भले ज़माने में, आज 17-18 साल पुरानी बात है, 14 टेबल में मैं 10-10 लाख रुपए हाफ ईयरली प्रीमियम से 2 पॉलिसीज करके आया। ईयरली प्रीमियम कोई 1,35,40,000 रुपया बनता था। उस ज़माने में 1,35,40,000 रुपया प्रीमियम कम नहीं होता था। आज शायद बहुत छोटी बात है। तो सारा कुछ हो गया, इवन मेडिकल भी हो गए। तो जब चेक देने की बारी आई तो वो पर्सन मेरे को बोलता है कि मेरे सीए ने मुझे मना कर दिया है कि चेक नहीं देने। तो मेरे को बड़ा शौक लगा, मैंने कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उसने सारी जो बात थी सीए के ऊपर डाल दी। तो सीए के ऊपर जब बात डाल दी तो मेरे को लगा भी अब और तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने उससे सीए का नंबर मांग लिया। मैंने कहा आप अपने सीए का मुझे मोबाइल नंबर दे दो, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं बात कर लेता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे आप मना कर रहे हो सीए भी मना कर देगा। तो जनवरी का महीना था, दिसंबर के टारगेट में मैंने उसको लिखा था, लेकिन वो दिसंबर में नहीं हुआ। तो मैंने उसके बाद 2, 3, 4 जनवरी को मैंने उसको फ़ोन किया। उसने कहा जी कल सुबह 10 बजे आ जाओ। मैं नए साल का कैलेंडर और डायरी लिया, सीए के ऑफिस में 10 बजे पहुंच गया। जब मैं सीए के पास 10 बजे पहुंचा
तो सबसे पहले मैंने उसको डायरी कैलेंडर न्यू ईयर विश किया, तो बड़ा खुश हुआ। देन उसके बाद उसने कहा जी बताओ। मैंने कहा जी ऐसे है, मैंने मिस्टर सहगल की पॉलिसी की है, आपने उनको चेक देने के लिए मना किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका कारण क्या है। कहते जी उनकी रिटर्न में गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ये रनिंग फाइनेंशियल ईयर है, इस साल उनकी थोड़ी रिटर्न बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपके हाथ में है, रिटर्न बढ़ा दो और उनकी पॉलिसीज हो जाएंगी। कहते जी मैं रिटर्न तो बढ़ाऊँ ना जी, अगर वो टैक्स दें तो मैं चुप कर गया, कोशिश की लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। लास्ट में मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर ऐसे है, 2 लोग आपके पास आते हैं, दोनों आपके क्लाइंट हैं, दोनों आपके दोस्त हैं, आप उनको बोलते हो कि 50-50 हज़ार रुपए की सेक्शन 80C में सेविंग करके आ जाओ, पर आप साथ में बोल देते हो, सेविंग वर्ड नहीं यूज करते, आप उसको बोलते हो 50-50 हज़ार के PPF अकाउंट खोल लो। दोनों चले जाते हैं, एक जाता है PPF अकाउंट खोल लेता है, एक जाता है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लेता है, से कि उसमें 50 हज़ार रुपये में उसको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों दोस्त इकट्ठे जा रहे हैं, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। जिसने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया उसकी फैमिली को 20 लाख प्लस 1 साल का बोनस मिला, जो लगभग पेड प्रीमियम के इक्वल होगा। तो जिसने PPF अकाउंट खोला उसके घर वालों ने बैंक में रगड़े खा करके 50 हज़ार रुपया वापस लिया। ठीक है, आप इनको पॉलिसी के लिए मना कर रहे हो, भगवान ना करे इनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो इंश्योरेंस के पैसे आप दोगे? कहता जी मैं क्यों दूंगा। मैंने कहा सर मना तो आप कर रहे हो ना, मैं तो देने को तैयार हूं, भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए, मैं देने को तैयार हूं। आप कमिट कर लो कि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें, भगवान ना करे कल को मिसहैपनिंग हुई तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रिटर्न में दे दो। मैं तो रिटर्न में देने को तैयार हूं कि कल को कुछ हुआ, 20 लाख रुपए एक्सीडेंटल में, नेचुरल डेथ में 10 लाख, भले ही एक प्रीमियम दिया हो, हम तो देने को तैयार हैं। वो बंदा सोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया तो हल्की सी खिसियानी सी उसने स्माइल दी, तो कहता चलो आप ऐसे करना, सहगल साहब को कल मिलना। इन द मीन टाइम उसने बातचीत कर ली, तो बातचीत करने के बाद अगले दिन मैं मिस्टर सहगल से मिला तो उन्होंने कहा कि अकाउंट्स में चेक बने पड़े हैं, ले लो जाके आप। वो मेरे को चेक वहाँ से मिल गया। ये जो मार्केट में थ्रेट्स की बात कर रहा था, ये भी एक थ्रेट है, सीए भी आपके लिए हमारे लिए एक थ्रेट है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे करके आपको ये बताया। और लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस के साथ कंपैरिजन करते हैं। मैंने लाइफ इंश्योरेंस और PPF को कंपेयर कर दिया, सेम वही चीज़ है। फिर लाइफ इंश्योरेंस को प्रॉपर्टी के साथ करते हैं, मैंने जो कंपैरिजन दिया वही चीज़ है। फिर लाइफ इंश्योरेंस को गोल्ड के साथ कंपेयर करते हैं, वही एग्जांपल है जो मैंने दी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला थ्रेट है वो है ऑनलाइन इंश्योरेंस का। आजकल ऑनलाइन इंश्योरेंस में जो डिस्काउंट मिल रहे हैं, उस डिस्काउंट की वजह से लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस की तरफ भी भाग रहे हैं। तो उसके लिए अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, जो पर्सनल टच है वो ऑनलाइन इंश्योरेंस नहीं दे सकती। बहुत लोगों के साथ बिटर एक्सपीरियंस होते हैं ऑनलाइन इंश्योरेंस में। ऐसे लोगों के बिटर एक्सपीरियंस को कैरी करो और वो एग्जाम्पल बना के लोगों को बताओ। और ये चीज़ हमें लोगों को, चाहे वो थ्रेट की बात करें, मतलब कंपैरिजन की बात करें या ऑनलाइन इंश्योरेंस की बात करें, ये सब चीज़ें हम बता के लोगों को अपने लिए रास्ता क्लियर कर सकते हैं। कहते हैं कार्य तो सभी करते हैं, कार्य तो सभी करते हैं, मिशन चुनिंदों के पास होता है। कार्य तो सभी करते हैं, मिशन चुनिंदों के पास होता है। कहने को तो मच्छर भी उड़ान भरते हैं, उस उड़ान का मिशन कहाँ होता है। हमें जो भी करना है
अपना एक मिशन लेकर के हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि समय के पास इतना समय नहीं है, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, क्योंकि समय रुकता नहीं है। समय आपकी इंतज़ार नहीं करेगा, हमें समय की इंतज़ार करनी है, एप्रोप्रिएट टाइम की इंतज़ार करनी है। अगर वो एप्रोप्रिएट टाइम निकल गया तो शायद हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सो एक्ट नाउ और रिग्रेट लेटर, चॉइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया।